चिल्ड्रन एंड वेलकम बैक। हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का नेक्स्ट स्टैंडर्ड, दैट इज स्टैंडर्ड नंबर 220 है क्वालिटी कंट्रोल फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, कि जब हम ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखिए, इसको अभी हम क्रिस्प एनालिसिस में कवर करेंगे। सबसे पहले है फैक्टर्स, द फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द क्वालिटी कंट्रोल को अपने यहाँ स्टैब्लिश करने के लिए व्हाट आर द फैक्टर्स जो आपको कंसिडर करने हैं। कब करने हैं? जब आप ऑडिट वर्क कर रहे होगे अपने फर्म लेवल पे। दैट मीन्स एक फर्म है, फर्म यहाँ अपने यहाँ पर ऑडिटिंग करती है क्लाइंट्स का, तो जब वो कर रही होगी तो उसे क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल्स को फॉलो करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑडिटर्स को रूल्स रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको चार्ट में मिल जाएंगी है वन। ये आपको देखिए, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला है प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। जो भी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स है आपको यहाँ पर सारी की सारी इनकॉर्पोरेट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है असाइनमेंट। जो भी आप असाइनमेंट कर रहे हैं आपका असाइनमेंट विद प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट स्किल एंड कॉम्पिटेंस, आपके पास वो प्रॉपर स्किल और कॉम्पिटेंस होनी चाहिए वो ऑडिट करने के लिए, कि बाद में पता चलेगा आप ऑडिटर एलिजिबिलिटी थी ही नहीं आपके पास और आप ऑडिट करने लग गए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डेलीगेशन, कि आपका जो भी वर्क है वो आपको प्रॉपर लेवल्स पे डेलीगेट करना है, मतलब सारा काम आपको खुद नहीं करना। वाउचिंग है तो वो जूनियर लेवल पे जा सकती है, बट जो मेजर वर्क रहता है जैसे TDS वगैरह या इंटरनल डिटेल्स चेक करना, वो ऑडिटर को खुद करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ द एक्सेप्टेंस एंड द रिटेंशन ऑफ क्लाइंट्स, कि ऑडिटिंग फर्म को इस हिसाब से क्वालिटी कंट्रोल्स मेंटेन करने हैं, इन फैक्टर्स को ध्यान रखना है कि वो एक्सेप्ट करे ऑडिट, और एक्सेप्ट करके अपने क्लाइंट्स को रिटेंशन करे। मतलब ऐसे क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से कोई उनको इशू ना आए ऑडिट करते वक्त, और उनका काम प्रॉपरली टाइम टू टाइम चलता रहे। नेक्स्ट है कंसल्टेशन, अपने क्लाइंट्स को वो कंसल्ट भी प्रॉपरली करें, जिससे कि कंसल्ट करने में कि आप क्या क्या चीज़ें रेक्टिफाई करें नेक्स्ट ऑडिट के लिए, या क्या क्या चीज़ें फॉलो ना करें, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए 6 पॉइंट्स। ये 6 पॉइंट्स को, ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हर एक ऑडिटिंग फर्म को ऑडिट वर्क करते वक्त क्वालिटी कंट्रोल्स को इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। ये 6 फैक्टर्स हैं, ईजी हैं, ऐसे फ्लो चार्ट से ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। देखिए, जो आप क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं वो कन्फाइंड नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है वो लिमिटेड है कि सिर्फ फर्म ही फर्म करेगी। तो लिखा है नॉट कन्फाइंड टू ऑडिट फर्म अलोन, अकेले ऑडिटिंग फर्म करेगी ऐसा कुछ में ज़रूरी नहीं है। इट इज़ एक्सटेंडेड, मतलब ये एक्सटेंशन हो सकती है टू इंडिविजुअल ऑडिट ऑल्सो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये वाली ऑडिट कर रहे हैं, फर्म्स ऑडिट कर रही हैं तो ही होगा, बट अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी आप किसी को ऑडिट कर रहे हैं, या फिर आपकी जो फर्म है या फिर आपका जो स्टेटस है वो उससे फर्म से कम है, या फिर कुछ और स्टेटस में आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी क्वालिटी कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो क्वालिटी तो हर जगह होना ज़रूरी है, इट्स नॉट कि फर्म को ही रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए नेक्स्ट है रिलाइंग ऑन द वर्क परफॉर्म बाय अनदर ऑडिटर, मतलब जो दूसरा ऑडिटर कर रहा है उसके काम पर आप रिलाई करेंगे। कभी भी आप अपने दूसरे एंगेजमेंट पार्टनर्स, जिसमें हम इस वाले स्टैंडर्ड में दूसरे जो ऑडिटर्स होते हैं, जैसे आप अगर स्टार्ट ऑडिटर है तो दूसरे होंगे इंटरनल ऑडिटर, बाहर का कोई और होगा, सपोजिंगली कोई टैक्स ऑडिटर अलग है, GST ऑडिटर अलग है, तो ये सारे ऑडिटर्स अलग अलग होते हैं। तो जो डिफरेंट एंगेजमेंट पार्टनर होते हैं, इन सबको एंगेजमेंट पार्टनर बोला जाता है। जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है उसको ऊपर आपको विश्वास करना होता है, हर बार आप डाउटफुल नहीं रहेंगे कि उन्होंने काम सही किया है नहीं किया। तो वही लिखा है, देखिए नीचे कंटिन्यू करते हैं। नीचे लिखा है, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ इसमें लिखा है एन एंगेजमेंट पार्टनर, हर एक एंगेजमेंट पार्टनर को टेकिंग ओवर एन ऑडिट, जब भी वो ऑडिट कर रहा होगा ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, मतलब वो जब भी ऑडिट को एक्सेप्ट करेगा या जब भी ऑडिट टेकअप करेगा, में अप्लाई रिव्यू प्रोसीजर, उसको क्या करना होगा, रिव्यू करना होगा। बेसिकली क्या होता है कि हम दूसरे के काम पे शक ना करके उनके काम को रिव्यू कर लेते हैं कि चल ठीक है उन्होंने किस लेवल तक काम किया ये देख लेते हैं, रैदर देन उनके काम पे डाउट करने की बजाय, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। वो सबसे पहले बोल रहा है वर्क परफॉर्म्ड एज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, आपको क्या रिव्यू करना है, अपने दूसरे जो पार्टनर्स हैं, जो दूसरे ऑडिटर्स हैं, क्योंकि वर्ड लिखा है बाय अनदर ऑडिटर। अनदर ऑडिटर के केस में अगर आप क्या क्या चेक करेंगे, उन्होंने क्या क्या काम करा है, वर्क परफॉर्म, जो भी उन्होंने काम करा है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया होना चाहिए, एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, आपको हमेशा ये चेक करना है कि उन्होंने प्रॉपरली वो काम किया हुआ है ना एज पर द रिक्वायरमेंट। दूसरा है सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी हैं रेज्ड फॉर फर्दर कंसिडरेशन, मतलब क्या उन्होंने कोई सिग्निफिकेंट मैटर, ज़रूरी मैटर्स को रेज अप करा है,
दिखाया है कि ये इश्यूज़ है, इनको रेक्टिफाई होने की ज़रूरत है, तो आप वो सारी चीज़ों को भी देखेंगे फॉर फर्दर कंसिडरेशन। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट, ऑडिटर और क्या क्या देखेगा, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन, क्या उन ऑडिटर्स ने अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली थी, हैव बीन टेकन प्लेस एंड रिजल्टिंग कंक्लूजन डॉक्यूमेंटेड, और जो भी उनको एडवाइस मिली क्या उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया, इम्प्लीमेंट किया, तो आप ऑडिट देखेंगे। तो बेसिकली अगर हम एक सिंपल तरीके से देखें, हाँ, तो जैसे कि कह सकते हैं कि जैसे एक ऑडिटर है, ऑडिटर क्या कर रहा है, दूसरे जितने भी एंगेजमेंट पार्टनर्स या दूसरे ऑडिटर हैं उनके ऊपर, हाँ, ही इज़ रिलाइंग, बट रिलाई करने के साथ वो दूसरा काम क्या करेगा, रिव्यू भी करेगा साथ साथ। तो जब वो रिव्यू करेगा साथ, तो वो रिव्यू में उनके क्या क्या चेक करेगा कि उन्होंने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है कि नहीं है ना, उन्होंने क्या कंसल्टेशन पास करी है, किससे ली है, किससे नहीं ली है। अच्छा, और क्या क्या करेगा, वो करेगा कि सिग्निफिकेंट मैटर्स अगर उनको कोई लगे हैं तो वो उनको मैटर्स बताए हैं कि नहीं बताए हैं, तो ये सारी चीज़ें लगेंगी। ठीक है, तो आप ये इसीलिए ये शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं इसमें, स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स, जिससे आपको कीवर्ड याद हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देयर इज़ अ नीड टू रिवाइज एनटी, वो ये चेक करेगा क्या दूसरे ऑडिटर्स ने, उनके एंगेजमेंट पार्टनर्स ने अपनी एनटी चेंज करी। एनटी आपका मतलब आपको पता ही है, एनटी का मतलब है, एनटी होता है नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट। एक्टा नेचर मतलब जिस तरीके का काम कर रहे थे क्या वो नेचर चेंज हुआ, क्या जितने टाइम में काम कर रहे थे वो टाइम लिमिट चेंज हुई, या जिस हद तक आप काम कर रहे थे क्या वो लिमिट चेंज हुई, तो एक्सटेंट चेंज हुआ। इज़ देयर इन एनी नीड, हाँ, तो इज़ देयर एनी नीड टू रिवाइज द एनटी ऑफ द वर्क परफॉर्म, क्या ऐसी कोई ज़रूरत है, वो चीज़ें देखेगा। दूसरा है पॉइंट है वर्क परफॉर्म, जो भी उसने काम करा है, सपोर्ट्स द कंक्लूजन, उसने जो कंक्लूजन दी है क्या उसने जो काम किया उससे मैचअप होता है, काम को कुछ और करा है, कंक्लूजन कुछ और दी है, तो ऐसे मिक्स एंड मैच हो जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वर्किंग पेपर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। तो वर्क परफॉर्म सपोर्ट्स द कंक्लूजन रिएक्टेड, जो भी उसने कंक्लूजन रिएक्ट में दी है, रिएक्शन में दी है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, सपोज द कंक्लूजन रिएक्टेड एंड इज अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंट, क्या वो सामने वाले पर्सन ने उसे भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया है कि नहीं किया। नेक्स्ट, एविडेंस ऑब्टेन, जो भी एविडेंस उसने ऑब्टेन करे हैं वो सफिशेंट होने चाहिए। सफिशेंट का मतलब होता है कि आपने अच्छे, मतलब आपने जो एविडेंस लिए हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में लिए हो। बेसिकली जब हम ये बोलते हैं ना सफिशिएंट है, सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, और जब हम वर्ड बोलते हैं अप्रोप्रिएट तो बोलते हैं एडुकेसी के, मतलब वो जो आपने एविडेंस लिए हैं वो एक तो सही क्वांटिटी में होने चाहिए और उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, टू सपोर्ट द ऑडिटर्स रिपोर्ट। जाहिर सी बात है, अगर जीएसटी ऑडिटर है, उसने कोई रिपोर्ट दी है, उसने अपनी स्टेटमेंट लिखी है, तो क्या उसके जो भी एविडेंस हैं वो उसकी सफिशिएंट हैं, अप्रोप्रिएट हैं, ये लिया भी है उसने, तो एज अ ऑडिटर आप ये चीज़ देखोगे। नेक्स्ट हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, जो आपने एंगेजमेंट आपकी हुई है उसका जो प्रोसीजर था क्या वो पूरा हुआ है, क्योंकि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव था जीएसटी ऑडिट करना और क्या मैंने प्रॉपरली जीएसटी, उन्होंने सामने वाले ने जीएसटी ऑडिट करी है, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है, तभी तो हम ये कह पाएंगे ना कि मैं उस पर रिलाई कर रहा हूँ। तो इसीलिए पहले पॉइंट में ही लिखा था कि रिलाइंग ऑन द अनदर ऑडिटर पर रिलाई करने के लिए आपको कुछ रिव्यू प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो रिव्यू प्रोसीजर हो गए आपके, सबसे पहले लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो करी होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट मैटर कोई रेज है तो वो करे होने चाहिए, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली है और उसको डॉक्यूमेंट किया, इम्प्लीमेंट किया है, उसकी जो भी आपने कंक्लूजन है। फिर अगर आपको कोई एनटी रिवाइज करने की नीड थी तो आपने करी होनी चाहिए। अगर आपने कोई काम किया है तो उसके अंदर सपोर्टिंग कंक्लूजन क्या ली है और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस जो आपने लिए हैं वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट लिए हैं कि नहीं, और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था क्या वो आपने अचीव किया है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारा आप चेक करेंगे उस आप अनदर ऑडिटर का। फिर देखिए, अगर आपको लगता है, अगर जब आप अपना काम डेलीगेट करते हैं किसी को, ठीक है, तो सपोज़ करिए व्हेन द ऑडिटर डेलीगेट्स वर्क, जब आप अपना काम किसी को डेलीगेट करते हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। देखिए, अगर ऑडिटर डेलीगेट करता है तो इससे ये नहीं कह सकता मैंने तो काम उसको दे दिया तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता। जैसे होता है ना कि एक फ़ादर होता है, उसने बच्चे को काम डेलीगेट कर दिया तो फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं उठा सकते कि नहीं भाई अब तो मेरा कोई वो नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो लिखा है कंटिन्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल। ऑडिटर अगर अपना काम डेलीगेट कर भी दे, चाहे वाउचिंग हो, चेकिंग हो, कुछ भी हो, तब भी वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा उन सभी काम के लिए, क्योंकि वो एक सुपरवाइज़र है। अगर उसके जूनियर कोई काम कर रहे हैं तो वो ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो चेक करे, पता लगाए, गलतियाँ हो तो उसे ठीक करे और ब्लाइंडली रिलाई ना करे। तो ही विल कंटिन्यू
टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन, कि उसको अपनी ओपिनियन देनी है तो भाई वो खुद ही जिम्मेदार है, वो ये नहीं कह सकता वो काम तो उसने किया था मुझे कुछ मत बोलो, ठीक है। ही इज़ एंटाइटल्ड टू, आप उसको एंटाइटल किया गया है कि हाँ भाई अगर कोई और बंदे ने काम किया तो आप उस पर रिलाई करिए, और अगर आपको रिव्यू करना है तो रिव्यू कर सकते हैं। तो ही इज़ एंटाइटल्ड टू रिलाई ऑन द वर्क परफॉर्म बाय अदर्स, ठीक है। प्रोवाइडेड मतलब कंडीशन ये है कि आप दूसरे के ऊपर रिलाई तभी कर सकते हैं, मतलब ये बहुत ही क्रूशियल मैटर है, ऑडिट करना, ऑडिट पर रिपोर्ट्स देना, ये सब करना। तो ऐसा तो नहीं है हम दूसरे के ऊपर रिलाई कर रहे हैं तो आंख बंद करके रिलाई कर लेंगे, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखनी है कि आप प्रोवाइडेड ही एक्सरसाइज द एडुकेट स्किल एंड केयर एंड केयरफुली, क्या क्या करेगा वो, ही एक्सरसाइज एडुकेट स्किल एंड केयर एंड केयरफुली, तो अपनी साइज करेगा ही करेगा, ध्यान से सारे काम करेगा, और क्या करेगा, केयरफुली अपने स्टाफ को डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा, उनको रिव्यू करेगा जब जब वो अपना काम डेलीगेट करेगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना है 220 के स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले ऑडिटर, सबसे पहले वो कुछ फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट करेंगे अगर वो फर्म है तो, जैसे कि असाइनमेंट को देखना, डेलीगेशन करना, स्किल्स कॉम्पिटेंस सही रखना, कंसल्ट सही करना, एक्सेप्ट रिटेंशन करना और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। और ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ फर्म का ही काम हो, इंडिविजुअल ऑडिट्स हैं तो वहाँ पर भी होगा। और रिलाई करना किसी और के काम पर, ठीक है भाई आप रिलाई करिए बट आंख बंद करके मत करिए, रिव्यू करें, बिल्कुल करें, और जैसे कि उनके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करें या नहीं, सिग्निफिकेंट मैटर बढ़ाएं, कोई कंसिडर रेज किए कि नहीं, कोई उन्होंने कोई अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन किसी से ली है तो उनको उसको इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट किया है कि नहीं, उन्होंने अपना रिवाइज़ करा है कि INT जो भी वो काम कर रहे थे, अच्छा अगर उन्होंने कोई भी काम करा है तो उसके सपोर्टिव कंक्लूजन किस बेस पे ली है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है वो है कि नहीं है, एविडेंस जो ऑब्टेन करे हैं वो सफिशिएंट लेवल पे हैं या नहीं है, और अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स जो फुलफिल होने चाहिए। और अगर ऑडिटर डेलीगेट करता है ये सारी चीज़ें तो ही इज़ ओनली पर्सन टू बी found to be responsible for his opinion, for his signing, and he is entitled to rely, and उसको पूरी आज़ादी है कि वो रिलाई करे, बट उसको कंडीशंस भी दी हुई हैं कि आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी पूरी स्किल केयर अपनानी है और केयरफुली सामने वाले का काम डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू वगैरह ये सब करना है, ठीक है गाइस। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये समरी है, आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लें और एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इसको 2-3 बार रिवाइज़ कर लें जिससे ये प्रॉपरली कीवर्ड्स आपको याद हो जाए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।